जो G20 में देश शामिल हैं, उनके पास पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 80% है। पाकिस्तान इतने साल हो गए, 75 ईयर्स, लेकिन वो G20 का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब हमारी प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में होगी, उस समय ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के हाथ में होगी, और ये दोनों की प्रेसिडेंसी हाथ में होने का मतलब हम 2 बार चाइनीज प्रेसिडेंट को इंडिया में इनवाइट। चीन के बाद जो मेन प्लेयर है वो भारत है। एक तो ये है कि उसकी इस वक्त की G20 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, उस हवाले से चूंकि वो इस पोजीशन में है कि किसको इनवाइट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, और किस तरह जो उसके साइड इवेंट्स हैं, जो इस फोरम के साइड इवेंट्स हैं, उस पे वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रहा है। पावर इन्फ्लुएंस कम हुआ अमेरिका का, या इंडिया की ताकत बहुत बढ़ गई? क्या हुआ ऐसा कि अब वो उस तरीके से दबाव नहीं डाल रहा और नॉर्मलाइज हो गई चीजें? कंपेयर करते हैं हम पाकिस्तान के रिलेशन को और इंडियन रिलेशंस को, तो देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस ऑफ कोर्स। पाकिस्तान G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, इस साल का G20 समिट जो इंडोनेशिया में समापन हुआ, वहां से भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई। सबसे पहले तो भारत को नेक्स्ट G20 होस्ट कराने की प्रेसिडेंसी मिली, जो इतिहास में पहली बार हुआ। भारत नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होस्ट कराने के लिए जम्मू और कश्मीर को चुना। इससे दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान, टर्की समेत OIC का कश्मीर पर प्रोपोगेंडा बेबुनियाद है। G20 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी देशों के PM और प्रेसिडेंट की मुलाकातें हुई, जिसमें जो बाइडन, ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रों समेत काफ़ी वर्ल्ड लीडर्स थे। भारत और UK में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हुई। हालांकि UK के तरफ से इंडिया के लिए एक पॉजिटिव स्कीम लॉन्च किए गए, UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। इस स्कीम के तहत भारत के लगभग 3000 स्टूडेंट जो डिग्री होल्डर हैं, उन्हें UK में जॉब करने के लिए मौका दिया जाएगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऋषि सुनक को एक माँ दुर्गा की हैंडमेड टेक्सटाइल गिफ्ट करी। इंडिया USA में बातचीत भी काफ़ी सकारात्मक रही। चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ भी PM मोदी की तस्वीर सामने आई, जहां दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते दिख रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई बायलैटरल बातचीत नहीं हुई। इन सब डेवलपमेंट को होता देख पाकिस्तान में G20 की काफ़ी चर्चाएं हैं। पाकिस्तान में ये बातचीत जोरों पे है कि भारत के लगातार कद बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उन सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशंस में है तो वो सिर्फ इंडिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ। उसकी सबसे बड़ी रीज़न, जहां तक स्टूडेंट वीज़ा की बात है या स्टूडेंट की स्टडी की बात है, वो ये ओवरऑल रिलेशन की अगर बात, ओवरऑल रिलेशन, हमारा जो डिप्लोमेटिक लिंक है सबसे पहले वो वीक है हमारा। हम डिप्लोमेटिकली चीज़ों को उस तरह से लेके नहीं चल रहे जिस तरह से यानी इंडिया बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ लेके चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जी, जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी ऑलवेज मैटर्स इन द रिस्पेक्ट एंड द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री। हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जाता है तो वो जो है ना नफरत की नज़र से देखते हैं और हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते। 10, 11, 12 और 13 ये 3 दिन की जो मीटिंग्स हुई हैं आसियान की, उसके अंदर इंडिया इनवाइटेड था और पूरे का पूरा वेस्ट आया हुआ था। इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट उनकी मीटिंग में शामिल था, और पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इवन दे डिडंट इनवाइट एनी पाकिस्तानी सिटीजन टू अटेंड दैट सर्टन मीटिंग, कोई भी नहीं था। सेकेंडली, G20 की जो मीटिंग हो रही है यहाँ पे माली के अंदर, उसकी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है वो दी गई है इंडिया को, आपको पता है, और उसके लिए नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के लिए उन्होंने वो जो लोकेशन है वो लोकेशन भी मेंशन, कश्मीर। हाँ जी, एग्जैक्टली। और उसका एजेंडा क्या होगा वो एजेंडा भी उन्होंने डिस्कस कर दिया है। एजेंडा, और एजेंडा यही होगा कि हम जो है ना म्यांमार पे डिस्कस करेंगे, हम पीस पे डिस्कस करेंगे, हम कश्मीर को डिस्कस करेंगे, हम साइंस को डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इन शॉर्ट डेवलपमेंट के काम। ऑफ कोर्स पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान ने ना ही वो आसियान की मीटिंग अटेंड की है और ना ही इस समिट में जा सका है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी मुल्क इधर आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी हमेशा सफ़र करती रही है। ठीक है, तो G20 का मकसद ही यही है कि जो पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्ग 20 मुल्क हैं, जिनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका इकट्ठ होता है। तो इस हवाले से इंडिया के पास जो मौका, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वो ये है कि इंडिया तकरीबन 10-15 साल से कोशिश कर रहा है कि सलामती कौंसिल में परमानेंट मेंबर बन सके। तो ये एक बड़ी वजह बन सकती है, क्योंकि 2023 में इंडिया ने जो G20 समिट करवाना है उसमें ये अपना मुद्दा रखवा सकता है।
ठीक है। दूसरी मेन वजह ये है कि जो इंडिया का जो पुराना ख्वाब है कि वो एज ए एशियन टाइगर बनकर सामने आए, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह आ सकती है कि वो G20 बन सकता है इंडिया एशियन टाइगर। बिल्कुल बन सकता है। पहली वजह ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट कंट्री बात करेंगे यूके को बीट करने के बाद इंडिया इकोनॉमिकल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यार कितनी बड़ी बात है। वजह ना मेन वजह ये है कि यहाँ वहाँ कोई रजीम चेंज नहीं होती, बरूनी ताकतों का इतना असरअंदाज नहीं होती, ठीक है। वो अपने जो छोटे सनतकार हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल, सबको सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि बाहर से आके जितनी कंपनियां आके इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है। तो जब तक पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान G20 का नहीं हिस्सा बन सकता। G20 एक ऐसा फोरम है, बड़ा फोरम है, आपको तो पता ही है कि दुनिया के जो 20 सबसे शक्तिशाली देश कह लीजिए वो हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूंगा कि जो G20 में देश शामिल हैं, उनके पास पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 80% है। आप सोचिए, कुल दुनिया की जीडीपी का 80%। उनके पास ग्लोबल ट्रेड जो है, जितना कुछ ग्लोबल ट्रेड होता है, 75% हिस्सेदारी है, मतलब कब्जा है उनका G20 देशों का। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आरजू जी। और इस प्लेटफॉर्म पर आप सोचिए कि ये जो G20 है, बेसिकली यही इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। मतलब 190 देश हैं, लेकिन ये 20 मिलके पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और ये इसे G7 का एक्सटेंडेड वर्जन कहा जा रहा है। तो G7 में जो 7 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, इसमें 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं। अब इसमें पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा कि आप देखिए कि पाकिस्तान इतने साल हो गए 75 ईयर्स, लेकिन वो G20 का मेंबर नहीं है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपको इसमें ट्रेड है, आप इसमें आपसी संबंध है, डिफेंस पैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये 20 देश आपस में मिलकर करते हैं, पॉलिसीज तय करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर में रहते हैं। लेकिन वहां पर पाकिस्तान नहीं। जो एजेंडा मोदी साहब ने पेश किया वो एक इंटरनेशनल एजेंडा है, जो इस चीज का प्रूफ है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल जो एरिना है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है सक्सेसफुली। और इस तरह के जो इंटरनेशनल एजेंडेज हैं उनके अंदर उसका अपना एक रोल जो है वो मुतय्यन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम पहली बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है वो पाकिस्तान है ही नहीं कि वो G20 में शामिल हो या इस हवाले से कोई उसका इनपुट हो या कोई रिएक्शन हो या कोई चीज़ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एजेंडा है इसके साथ पाकिस्तान भी इतना ही जुड़ा हुआ है जितना इंडिया या कोई और मुल्क जो है वो जुड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये पाकिस्तान में ज़्यादा गंभीर हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है या हेल्थ का प्रॉब्लम है या फूड सिक्योरिटी का इशू है। तो इस वक्त आप पाकिस्तान में जो लेटेस्ट स्टैट्स आए हैं उसमें पाकिस्तान में जो गुज़श्ता 3 सालों में जो पॉवर्टी का रेशो है वो जिस तरीके से बढ़ा है, लोग जिस तरीके से पॉवर्टी लाइन से नीचे गए हैं, फूड के हवाले से जो इश्यूज पैदा हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए जाहिर है कि पाकिस्तान का एजेंडा तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही जिससे आप ये साबित कर सकें या सोच भी सकें कि पाकिस्तान को इवन इसके साथ कोई कंसर्न भी है। चूँकि वहाँ पे जो आवाज़ें आ रही हैं वो पाकिस्तान की जो इंटरनल इनफाइटिंग है, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। आप अपने मुल्क में किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, कोई भी चीज़ आपकी स्टेबल नहीं है।